चलिए देखते हैं कि गाने की जो लर्निंग थ्योरी थी, उसमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स कौन से हैं और क्या उसका भी किसी तरह की कोई मुमासलत, किसी तरह की कोई मुवाफ़क़त उसकी मौजूद है किसी और थ्योरी के साथ या नहीं? और उसमें कौन से जो बेसिक उसके की फैक्टर्स हैं वो क्या हैं? रॉबर्ट गाने ने जो अपनी थ्योरी पेश की वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग के ऊपर एस्टैब्लिश्ड है। उसमें आपके कॉग्निशन का, ब्रेन का या किस तरह से आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है, किस तरह से एज रिसिपिएंट काम करता है, कैसे वो उसकी डेटा स्टोरिंग कर रहा है और किस तरह से उसको परफॉर्मेंस में आपको वो हेल्प करता है, कौन से ऐसे लेवल के डिफरेंट अप्रोचेस हैं या डिफरेंट तरह के एक कंडीशंस हैं या स्टिमुलाई हैं जो कि आपकी उस लर्निंग के प्रोसीजर को बेहतर तौर पे और ज़्यादा इफ़ेक्टिवली कर सकते हैं। ये सब कुछ देखना गाने ने किया, लेकिन बिहेवियरिज्म से ग्रेजुअली डिफरेंट ये हर इंडिविजुअल को इन्होंने स्टडी करने की कोशिश की, करना इनके लिए मकसूद है जो कि कॉग्निटिविज्म का खासा होता है। और अगरचे उसमें सोसाइटियल या कलेक्टिविज्म की तरफ भी जाते हैं, लेकिन आप हर एक के कॉग्निशन के मॉडल को अच्छे से समझना चाहते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि कंडीशन ऑफ लर्निंग, जो कंडीशंस ऑफ लर्निंग है वो इंटरनल और एक्सटर्नल सर्टन फैक्टर्स या स्टिमुलाई के साथ मंसूब की जा सकती हैं। और Ghane's condition of learning shift the study of learning from lab to the real world. This was a big step. इससे पहले जो रिसर्च थी और ख़ास तौर पे कॉग्निटिविज्म या बिहेवियरिज्म के अंदर जो रिसर्च होती रही उसमें लैब वर्क या एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट के अंदर जो सारी की सारी रिसर्च थी जो लैब में आप कर रहे होते हैं साइंटिफिक रिसर्च, उसमें ये हुआ जो डायरेक्टली शायद एजुकेशन के साथ लिंक थी या नहीं थी, वो भी डिबेटेबल है। लेकिन गाने ने जो कि इनका ताल्लुक डायरेक्ट जो लैब से शिफ्ट करके इन्होंने इसको रियल वर्ल्ड में और क्लासरूम्स में और रियल वर्ल्ड के साथ लिंक किया, तो आर्टिफिशियल वर्ल्ड से ये रियल वर्ल्ड की तरफ अपनी रिसर्च को लेकर आए। गाने के मुताबिक इंटरनल कंडीशंस consist of learners existing capabilities, so every individual has got certain kind of capabilities जो कि विद टाइम इम्प्रूव हो सकती हैं, ग्रूम हो सकती हैं, डेवलप हो सकती हैं, वो लर्निंग में इजाफे का बायस बनती जाती हैं। तो हर इंडिविजुअल की जो इंटरनल कैपेबिलिटीज़ हैं या एग्जिस्टिंग कैपेबिलिटीज़ हैं उसको गाने इंटरनल कंडीशंस के तहत डिफाइन करते हैं। एक्सटर्नल कंडीशंस में वो मुराद लेते हैं उन स्टिमुलाई को या उन एनवायरमेंटल चेंजेस को या उन फैसिलिटीज़ को, उस सपोर्ट सिस्टम को, उस एडिशन और डिलीशन को जो कि आप लर्निंग के प्रोसीजर में किसी भी लर्नर के इर्द गिर्द एक सिचुएशन, एक सिनारियो सेटअप करते हैं जिसके तहत कि आपका मकसद होता है कि लर्निंग बेहतर तौर पे हो, तो वो एनवायरनमेंट जो क्रिएट किया जाता है एक्सटर्नली, जिसमें टीचर का रोल, स्कूल का रोल, सोसाइटी का रोल, वो सब हमें अहम नज़र आता है, वो एक्सटर्नल कंडीशंस के ज़ुमरे में उसको गाने ने पढ़ा। इनकी थ्योरी में भी हमें तीन एरियाज में हमें ये डिवाइडेड नज़र आती है, तीन क्लासेस में। एक तो इसमें टेक्सोनोमीज हैं, जिस तरह से कि ब्लूम टेक्सोनोमीज में थी, लेकिन उसकी क्लासिफिकेशन किस तरह की गई है वो स्लाइटली डिफरेंट हो सकती है और है। और फिर इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स नेसेसरी टू अचीव लर्निंग, उनका जिक्र है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स का। 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन के 9 डिफरेंट लेवल की 9 इवेंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस, उनका तस्करा है इसमें, जो कि और टर्मिनोलॉजीज में मौजूद इस वसत के साथ शायद और रिसर्च में नहीं है। गानेस टेक्सोनमी जो है वो आप देखें कि उसमें हमें भी मुफासलत नज़र आती है, उसमें सर्टन सिमिलैरिटीज़ नज़र आती हैं ब्लूम टेक्सोनमी के ही काम के साथ। जिस तरह के ब्लूम टेक्सोनमी ने 5 या 6 लेवल्स दिए और जिसके तहत लर्नर्स के लिए डिफरेंट लेवल एक से दूसरे पर जाना मुमकिन था, जो कि साइकोमोटर भी उसमें इन्वॉल्व थी और जिसके अंदर रिवाइज्ड जो डायमेंशनल अप्रोचेस थी उसमें आपने कॉग्निटिव और नॉलेज डायमेंशंस को जहन में रखा। उसी तरह से कि गाने के काम में भी हमें ये टर्मिनोलॉजीज़, ये टेक्सोनमीज़ नज़र आती हैं और दोनों में जो एक कॉमन चीज़ है, both Bloom and Gane believed that it was important to break down humans' learned capabilities into categories or domains. So this is a common claim जो कि दोनों theorists ने और दोनों researchers ने अपने अपने काम में जिसका जिक्र किया है।